सेकेंड ईयर एचटीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज फिर कंटिन्यूस में दूसरा लेक्चर जो हम आज डिलीवर इसलिए कर रहे हैं कि इसलिए जो पूरा ये जो कंप्लीट हो जाए ताकि इसका एक साथ में कंटिन्यूटी बनी रहे आपकी। आज अब दूसरा सिस्टिक ओवरी के अंदर जो सिम्टम आता है, दूसरा भाग इसका वो है, एक तो हो गया निम्फोमैनिक, एक हो गया एनेस्ट्रस, यानी कि एनेस्ट्रस क्या इसको आप बोलते हैं मदहीनता या क्या कुछ कहा जाता है। चलो एनेस्ट्रस हीट में नहीं आना जानवर का, अब हिंदी में आप क्या बोलते हो आगे आ जाएगा कहीं। तो ये जो एनेस्ट्रस अर्थात पशु ताप में नहीं आता, इस रोग सिस्टिक ओवरी में दूसरे प्रकार के वे पशु होते हैं लंबे समय तक हीट ताप मद में नहीं आते और मालिक पशु को गर्भित नहीं होते हुए भी इस लक्षण के आधार पर गर्भित समझ लेता है। ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है गांव में। डेयरी वाला जो प्रॉपर डेयरी करता है उसके साथ नहीं, जो ओपन जो है पशु रखता है उसके साथ भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि ओपन के अंदर ऐसा होता है, गोदा होता है खुला, तो वो ये सोच लेते हैं कि पता नहीं है कब ये क्रॉस हो गई होगी, नई दूध हो गई होगी। लेकिन जो ध्यान में हमेशा रखते हैं उनके साथ नहीं। गायों में तो ऐसा होता है कि पशुओं को खुला पानी पिलाने के लिए लेके जाते हैं, चारे के लिए लेके जाते हैं, तो गवाला इधर उधर बैठ गया, गोदा भी साथ है, तो वो ये कई बार ऐसा हुआ और वो ये सोच लेते हैं कि शायद हमारा पशु बोला नहीं है, ताव में नहीं है, इसलिए ये गर्भित है, प्रेग्नेंट है। और वो 9 महीने बाद जब वो खाली जो है वो सिस्टम मिलता है तो वो पछताते हैं। तो इसीलिए कहा है कि भाई आप जो है कम से कम आपको जब वहम हो जाए, तो ये गांव में हम विशेष तौर से एक्सटेंशन के माध्यम से प्रचार करते थे कि भाई आप लोग जो है वो ज़रूर जानवर को जांच करवा लो कि आपका जानवर कहीं आप गलतफहमी तो नहीं बैठे कि भाई प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट समझ के उसको बंटा दाना चारा भी उसी तरीके से खिलाना शुरू कर देते हो, तो वो दो तरफा लॉस हो जाता है। यदि पशु ताप में आता भी है तो बहुत कम लक्षण प्रदर्शित करता है तथा नर पशु के नीचे खड़ा नहीं रहता। इससे भी पेल्विक लिगामेंट डिले होते हैं, लेकिन 40% ही होते हैं। इसमें सिस्ट की दीवार मोटी होती है, ये ल्यूटियल की बात कर रहा है, वो फोलिकुलर है। देखिए पशु में लंबे समय तक सिस्ट रहती है तो इसमें एड्रिनल ग्रंथि से, अब आप इसको भी ध्यान से देखें, तो एड्रिनल ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होने से मादा पशु का सिर व गर्दन मांसल व मोटी हो जाती है, जैसा कि सांड में होती है। ऐसी स्थिति को स्टीयर लाइक अपीयरेंस कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना। स्टीयर लाइक अपीयरेंस इसको कहते हैं, वो यानी कि गोदा लगता है। सिंपल भाषा में आपने मारवाड़ी भाषा में कह दें तो गोदा बन गया। तो ये स्टीयर लाइक अपीयरेंस दे रखा है। 3 साल जिसके अंदर गाय में सिस्टिक ओवरी रही है। हाइड्रोमेट्रा अथवा म्यूकोमेट्रा की स्थिति गर्भाशय की हो जाती है। हाइड्रोमेट्रा पानी भर जाना, म्यूकोमेट्रा म्यूकस भर जाना। पशु में एस्ट्रोजन की अल्प मात्रा होने से दूध उत्पादन बढ़ जाता है। क्योंकि एस्ट्रोजन कम हुआ ना तो प्रोजेस्टेरोन है ज़्यादा। सिस्टिक ओवरी का प्रोग्नोसिस यानी कि इसका नतीजा, अगर इलाज करें तो क्या नतीजा आएगा, दैट इज मीन्स प्रोग्नोसिस। पशु की प्रथम अवस्था में प्रोग्नोसिस फेवरेबल होता है, अर्थात इलाज हो सकता है, इलाज हो जाएगा। अनुमान कह सकते हो प्रोग्नोसिस को, अनुमान, एक ही अनुमान। आपसे ऑनर आके पूछता है
कि मेरा जानवर आपने डॉक्टर साहब चेक कर लिया, तो क्या मैं मानूं कि यह ठीक हो सकता है क्या? तो ऐसा अगर है, तो अगर उसकी पहली अवस्था है तो प्रोग्नोसिस इज फेवरेबल, यानी कि इलाज हो सकता है। जब पशु में हाइड्रोमेट्रा, म्यूकोमेट्रा, स्टर्लिटी जो हमने पीछे आपको बताया, स्टीयर लाइक अपीयरेंस यानी कि गोदा बन गया आदि जैसे लक्षण आ जाते हैं, तो प्रोग्नोसिस इज ग्रेव, गंभीर, यहाँ इसका ग्रेव है, इसलिए इसका इलाज संभव नहीं है, दिक्कत आएगी, मुश्किल है। ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, अभी हमने बताया था। हाथ से सिस्ट को हटाने का प्रयास करें, और ये हट कौन सी सकती है? अगर फॉलिकुलर है तो ल्यूटियल को तो हटाने का उसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दीवार उसकी मोटी है और वो आसानी से हटने वाली नहीं है। लेकिन फॉलिकुलर है, इसके आगे जब ये पढ़ोगे ना तो आप यहीं लिख दो, हटाने का प्रयास करें, यहाँ ऊपर लिखो फॉलिकुलर हट सकती है, ये याद रहेगा आपको। ल्यूटियल मुश्किल है, उसमें ज़्यादा जो है वो ब्लड आने की संभावना ज़्यादा रहती है और एडिजन होने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो ज़्यादा बीमारी बढ़ा देंगे हम। लेकिन ये जो फॉलिकुलर है इसमें तो फ्लूइड होता है, और ये इस तरह से पिलपली है, हल्का सा। अगर आप जैसे किसी आप जो है कई बार छोटा सा गुब्बारा नहीं फुला लेते, छोटा सा गुब्बारा, और उसको हम यूँ जोर से यूँ दबाते हैं यूँ, तो वो यूँ फूट जाता है, जस्ट लाइक सेम पोजीशन होती है। तो ये आसानी से जो है वो फूट सकती है। अब इसमें इलाज के अंदर अब इसका सबसे पहला पॉइंट आता है, आपने इंजेक्शन गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जैसे रिसेप्टल आता है, इसमें ब्यूसरलिन होती है, 5 ml इंट्रामस्कुलर इसको लगाते हैं, और ये इस इंजेक्शन के लगाते ही 18 से 23 दिनों के बाद जो पशु ताम में आ जाता है। अब ये क्या करता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये क्या करेगा, अगर फॉलिकुलर सिस्ट है तो उस सिस्ट को ये ब्रस्ट कर देगा आसानी से। तो जैसे ही ये जो ब्रस्ट हुई सिस्ट, तो जानवर जो है वो ताम में आ जाता है। अब इसमें उन्होंने एक अथवा भी दिया है कि अगर आपके पास ये नहीं हो तो ये इंजेक्शन कोरुलोन 3000 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट, आईवी इन्होंने लिखा है, मैंने इंट्रामस्कुलर लगा दिया था, इंट्रामस्कुलर भी है इसका, इंट्रामस्कुलर आईवी, तो ये दोनों रूट से कामयाब है। अब ये समय आपको देखना है कब लगाना है, ये ध्यान से देखें। इंट्रामस्कुलर अगर आपने लगाना है तो एआई करने से एक दिन पहले लगाएं, और अगर आपने एआई करने के बाद में लगाना है तो इसको आप आईवी दें, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने ये दोनों के रिजल्ट बड़े अच्छे देखे हुए हैं। इंट्रामस्कुलर वाले के भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आए वो। ये मेरा प्रैक्टिकल जो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने एआई करने से पहले लगाना है तो आप, जैसा संभव होता है, जैसे गांव में जैसे संभव है, आप पास में गांव में रहते हैं, वहीं गाय है, तो आप गए इंजेक्शन लगाए पहले दिन, गाय जो है वो हीट में आई हुई है, आपने पहले दिन वो इंजेक्शन लगाया, दूसरे दिन आप यही कर दो, लेकिन तो इंट्रामस्कुलर लगा दो। अगर आपने, अब ऐसा है कि दूर दराज है और आप 2 बार नहीं जा सकते, तो आप क्या करो, अब आप जा करके या तो उसके पहले लगा दो, कोई एक ही बात है, पहले लगा दो उसको आईवी ये कोरुलोन, और एआई करके आ जाओ आप, तो ये भी कामयाब है। तो ये बिल्कुल कामयाबी मैंने इससे हासिल की हुई है, प्रैक्टिकल रूप से फील्ड के अंदर अच्छे केसेस मैंने कवर किए हैं, तो इसलिए मैं आपको इस पे इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इसको इस तरह से आप यूज़ करें। अब इसके अंदर जो पहला पॉइंट था वो तो ये था कि इन दोनों में से आपने एक लगा दिया। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है, तो ये तो 0 दिन हो गया हमारा, 0 दिन
पे 0 दिन पे हमने इन दोनों में से एक इंजेक्शन जो लगा दिया। अब 9वां दिन गिन लें, 9वां दिन। अब उस 9वें दिन आपने क्या करना है, इंजेक्शन ल्यूटेलाइज इंजेक्शन लगाना है, ल्यूटेलाइज इंजेक्शन। अब ये क्या कर रहा है, देखिए पहला फॉलिकुलर जो सिस्ट थे उसको रिमूव कर दिया हमने, 9वें दिन ल्यूटेलाइज को लगा दिया हमने। तो ये भी जो है वो क्योंकि मैंने कोरुलोन इस तरह लगाया था, लेकिन आप अगर रिसेप्टर लगाते हैं तो इसी तरह लगाएं, 0 पे लगा के फिर ल्यूटेलाइज लगाएं 9वें दिन। अब ल्यूटेलाइज क्या करेगा, ल्यूटियल सिस्ट को का ल्यूटेलाइज कर देगा। तो ये LH है, तो LH कम है इसलिए तो नहीं हो रहा, तो LH ज़्यादा जो है आएगा तो ये जो है सिस्ट अपने आप ही भ्रष्ट हो जाएगी, ल्यूटियल सिस्ट। तो अब जब हमने, तो अब आप 2 दिन दीजिए इसको, यानी कि 9वें दिन आपने लगा दिया तो 10वां दिन जो है वो छोड़ के 11वें दिन आप जो है दूसरे दिन आप AI कर दें, दूसरे दिन आप AI करें। अब 0 से गिनने आपने ये दिन, तो अब ये 14वें दिन बताया है, तो अब ये 11 तो ऊपर हो गए। 3 दिन बाद में उसके प्रोजेस्टेरोन जो है, ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरोन है ये 750 से 1000 mg इंट्रामस्कुलर या IV। वैसे IV मत देवें कभी इसको, मैंने कभी IV नहीं दिया, इंट्रामस्कुलर लगा दें। IV दें तो बहुत स्लो केयरफुली जो इसको देना होता है, हार्मोन को IV देते हैं, तो इसी तरह आप कोरुलोन का ध्यान रखें, बहुत स्लो IV केयरफुली देना होता है। अब ये देखिए छोटा सा ट्रीटमेंट है, ये कुछ नहीं है। अब पशु को नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपने देना है। इंजेक्शन हमें पता है विटामिन A और विटामिन C इंजेक्शन, ये ज़रूर उसके लगा दें। और इवन बीटा A तो एक दिन छोड़ के लगाते हैं, तो विटामिन C जो है वो आप उसको इंजेक्शन चाहे एक बार में लगा दें, चाहे 2 या 3 दिन इसको लगा दें। तो ये देखिए अब क्या संभावना हुई। अब इसको छोटे रूप, अब इसको या रट्टा नहीं लगाना, आपने अपनी क्लिनिकल डायरी में लिखना। क्लिनिकल डायरी में क्या लिखना है आपने, अगर आपके पास ऐसा केस आता है कि एनिस्टस है, आया ही नहीं हीट में, हल्का सा आता है, तो उसमें आप तुरंत जाते सीधा जो है एस्ट्रोजन पे नहीं दबाव डालेंगे, एस्ट्रोजन नहीं देंगे। अगर जांच करना आ जाए तो वेल एंड गुड है। अगर आपको पता नहीं चला कि भी इसमें अब कौन सी सिस्ट हो सकती है, इतने 2-3 साल हो गए परेशान होते हुए इस ऑनर को, तो आप इस फार्मूले को अपना लें। बड़ा आसान सा फार्मूला है। 0 दिन यानी का मतलब पहला दिन, 0 दिन वो है जिस दिन आप वो इंजेक्शन लगाएंगे। तो आपने क्या किया, रिसेप्टल या कोरुलोन में से एक लगा दिया उसको। ये लिख लो क्लिनिकल डायरी में अपने में, ये फॉलिकुलर सिस्ट को डैमेज कर देगा। अगर मान लो फॉलिकुलर सिस्ट थी तो ल्यूटेलाइज की ज़रूरत नहीं। अगर आप जैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो ये डॉक्टर का काम है। अब आप LSA हैं और आप नहीं डिफ्रेंशिएट हो रहा तो आप छोड़िए, कोई बात नहीं। 9वें दिन ठीक उसके आपको क्या करना है, उसके आपको ल्यूटेलाइज लगा देना। ये भी 5 ml इसमें इन्होंने नहीं दिया, लेकिन 5 ml आप अवश्य लगाएं। शायद ये 5 ml आता है या 10 ml आता है, लेकिन डोज इसकी 5 ml है। वो भी रिसेप्टल भी 10 ml में आता है, आपने 5 ml देना है। तो हम तो इसको क्या करते थे, रिसेप्टल को 5 ml पहले दे के और AI के समय में 2.5 ml इसको और दे दिया करता था। मेरा प्रैक्टिकल है, ये क्लिनिकल डायरी में आप अपना नोट कर लें। लगाना चाहें अच्छा, नहीं लगाना चाहें कोई बात नहीं, ये मैं मेरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। 5 ml पहले दे देते थे रिसेप्टल, और 2.5 ml जब AI करते थे उस दिन उसको, यानी कि कितने दिन बाद हो गए, हमने उसके 23 दिन बाद 22 दिन बाद में हीट में आया जानवर। अब जैसे हीट में आया तो हमने 2.5 ml जो है वो AI करते समय भी उसको रिसेप्टल दे दिया 2.5 ml। तो 5 पहले लग गया, 2.5 है तो 2.5 फिर भी वाइल में बचेगा। तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसको क्लिनिकल डायरी में अलग लिख लें, क्योंकि ये बुक नहीं उस समय इतना बड़ा जो साथ देती, लेकिन वो आपके साथ रहती। ड्यूराप्रोजिन क्यों है, वो इसलिए है
कि कहीं प्रोजेस्टेरोन की कमी से तो नहीं ऐसा हो रहा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की कमी, ये रिलेशन मैंने आपको तीनों के बता दिए। ये अपनी डायरी में इन तीनों को रिलेशन के भी आप बनाएं। ये कोई एक नोट्स बना रहा हूँ, वो आपको मैं इस तरह से एज इट इज भिजवाऊँगा, आप उसको एज इट इज अपनी डायरी में उतार लें। वो आपको इंडिकेटर देते रहेंगे कि कौन सा किस तरफ जो है इसका एक्शन जाता है। अब जो है वो है एनिस्ट्रस, मादा मदहीनता। यस, इसको मादा मदहीनता ही कहते हैं, मैंने ठीक बोला था हिंदी में। एनिस्ट्रस को मादा मदहीनता ही कहते हैं। अब आता है हमारे पास एनिस्ट्रस, क्यों होता है, कारण क्या है, ये सब इसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे। परिचय। मादा पशु परिपक्व अवस्था के यौन आरंभ अवस्था के बाद भी मद में नहीं आता, मैच्योर हो गया, हीट में आने लायक हो गया, लेकिन मद के लक्षण दर्शाता नहीं है। तो ऐसी स्थिति अथवा अवस्था को स्त्री मदहीनता या मादा मदहीनता, एनिस्ट्रस कहते हैं। यह मादा पशु के बांझपन का मुख्य कारण है। ये हमने पीछे देख लिया, बांझपन तो इसी से ही है। अगर आप 2-3 साल भर इसका ना ध्यान करोगे तो सिस्टिक ओवरी हो जाएंगे। यह स्थिति मुख्य रूप से 2 अवस्थाओं के बाद देखी गई है। पहला प्रसव के बाद, दूसरा जो है वो मैथुन या संभोग के बाद। क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। स्त्री मदहीनता वाले पशुओं को लक्षणों के आधार पर निम्न 2 भागों में विभाजित किया गया। वे मादा पशु जिनमें क्रियात्मक साधारण कार्पस ल्यूटियम, अब आपको ये सीएल का पता होना चाहिए, दोबारा फिर बता देता हूँ। ओवरी पर जब मैच्योर फॉलिकल, ध्यान से सुने, ओवरी पर जब मैच्योर फॉलिकल फूट जाता है, ओवा उसमें से रिलीज हो जाता है, तो उस पर एक ग्रोथ जो है हल्की सी बनती है ओवरी पर, और वो सीएल कहलाती है, जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो एक के अंदर तो ये क्रियात्मक है, एक्टिव है, ये कहना ये चाह रहा है। एक पर तो नॉर्मली वो एक्टिव है, सीएल। दूसरे में वे मादा पशु जिनमें अक्रियात्मक कार्पस ल्यूटियम यानी कि रिटेन और परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम, पीसीएल, वो पड़ी हुई है, रिग्रेस नहीं हुई। और आपको पता है इसका रिलेशन, बैक हम जाएं तो अगर वो रिग्रेस नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता रहेगा और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा नहीं, पशु हीट में नहीं आएगा। तो ये रिलेशन हमने पीछे पढ़ा है। साइलेंट हीट के कारण मदहीनता। अब साइलेंट हीटर होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं गांव में, बोले जी हमारे लिए बछड़ी थी तो बोड़ी है, गाय है, बोड़ी है, बोलता नहीं है जानवर। तो उसमें क्या है कि वो साइलेंट हीट शो करता है, आपको पता ही नहीं चलता, आप ले जाते ही नहीं उसको जो है एआई करवाने के लिए या मेल के पास, तो वो एज इट इज रह जाती है। अनऑब्जर्व्ड हीट के कारण मदहीनता। कई जानवरों में आपने हीट में आया जानवर और आपने तो देखा ही नहीं, तो अब क्रॉस नहीं करवाया गया। अन्य मदहीनता के कारण जैसे आहार और बीमारियां। आहार में क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रॉपर आपको नहीं जो है वो खुराक दी गई तो उसमें हीट में जानवर नहीं आएगा। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अगर लग जाती हैं तो जानवर को हीट में आने नहीं देती। तो इनमें से हम पहले हम क्रियात्मक कार्पस ल्यूटियम को पढ़ते हैं। भाई का सीएल भी एक्टिव है और वो एनिस्ट्रस है, हीट में भी नहीं आई, तो उसका कारण क्या है।
इस श्रेणी में वे मादा पशु आते हैं जिनमें किसी एक ओवरी पर साधारण क्रियात्मक आर्ब्सोल्यूटियम होती है तथा पशु मध्य में नहीं आता है। ऐसी स्थितियां निम्न परिस्थितियों में होती हैं। एक पर है, अब इसलिए नहीं आएगा कि वो नॉर्मल स्थिति में है सीएल, तो नॉर्मल है तो अपना प्रोजेस्टेरोन एक्टिव तो देगी। तो वो कैसी स्थिति में होता है? जब गर्भधारण होता है। तो गर्भधारण हो गया तो जानवर हीट में नहीं आएगा। पहला है एनेस्ट्रस ड्यू टू प्रेगनेंसी। साधारणतया पशु जब गर्भित होता है तो मध्य ताप में नहीं आता, लेकिन कभी कभी आहार के कारण व अन्य कारणों से एस्ट्रोजन हार्मोन का हल्का सा स्तर ऊंचा होते ही पशु गर्भित होते हुए हीट के लक्षण प्रदर्शित करता है। ऐसा होता है कई बार। आपने कोई कहते हैं ना गांव में, भाई गर्म बंटा दे दिया, ऐसी चीज़ जो गर्मी करती है वो दे दी, तो जानवर जो है एस्ट्रोजन लेवल हल्का सा बढ़ा तो वो हीट में आ जाता है। ज़्यादा बढ़ गया तो अबॉर्शन हो जाएगा, ये भी बता देता हूँ मैं। हल्का सा कहीं बढ़ा। इस प्रकार की अवस्था में पशु चिकित्सक की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि उसे प्रजनन अंगों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जब पशु गर्भित नहीं होता तो वे कहाँ किस आकार में होते हैं, तथा गर्भित होता है तो गर्भकाल की विभिन्न अवस्थाओं में कहाँ किस आकार में स्थित होते हैं तथा उनमें क्या क्या बदलाव आता है। उक्त परिस्थितियों में पशु चिकित्सक को भ्रम होता है। पशु मालिक द्वारा गलत रिपोर्ट देना, पशु मालिक द्वारा पशु का संपूर्ण रिकॉर्ड ना रखना, पशु 30 दिन तक के गर्भकाल में 30 दिन का डायग्नोज नहीं होता। अगर आपके पास में कोई डायग्नोस्टिक लैब नहीं है तो उसमें तो आप देख सकते हो प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ, उसमें चेक करवा सकते हो। लेकिन अदरवाइज तो हम तो 2.5 महीने पे चेक करते थे, तो 2.5 महीने तक तो पता ही नहीं, वो तो रहेगा ही। पशु चिकित्सक को जब कभी भी गर्भ अवस्था के बारे में संदेह हो तो पशु को पुनः गर्भ परीक्षण है तो 30 दिन बाद बुलावें, ताकि उसमें गर्भ की स्थिति 2 माह की हो जाएगी तथा किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हम तो वैसे ही 2.5 महीने पे बुलाते थे और लगभग ठीक जो है वो क्लियर हो जाता। पशु चिकित्सक का गलत निर्णय, पशुपालक को गंभीर आर्थिक हानि देना तथा नुकसान के साथ में पशु चिकित्सक गरिमा को भी भयंकर नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पशुपालक जगह जगह कहेगा कि पशु चिकित्सक को गर्भ परीक्षण नहीं आता। आपको सब कुछ आता है, कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, जो मैं मेरा प्रैक्टिकल जो है वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि उस समय भी आप गलत साबित होते हैं। मेरे साथ जो घटना हुई मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डायग्नोज में मालिक की मेरे पे बड़ी कृपा रही है। और ये अच्छा मेरी केसरी सिंहपुर में जो पोस्टिंग थी, तो गलतियाँ बड़ी ज़रूरी हैं बतानी, आप नहीं करें। गलतियाँ बताऊँगा तो उससे गलतियों से सीखोगे। अब हम यही कहते रहेंगे बहुत अच्छे इलाज हुए, ये हुआ, लेकिन गलती जो है वो विशेष तौर से स्वीकारी और बहुत भयंकर बड़ी भारी गलती हुई मुझसे। एक तो आप कभी भी, जो मेरे से गलती हुई, गरीब आदमी को नंबर 1, दूसरा पकड़ कर लाई गई गाय को 2, और समय को, 3 बातों का ध्यान आपने आवश्यक रूप से रखना है। जो मैं गलती खाया, क्या गलती खाई मैंने? उधर से 12 बजने के में 5 मिनट थे, जून का महीना था, शायद यही था, और एक गाय गरीब आदमी बिल्कुल जो है वो पकड़ के लाया किसी की, आवारा घूमती हुई। अब 5 मिनट पड़े हुए हैं, जवाब नहीं दे सकते उसको, ये भी प्रेशर है क्योंकि सरकारी नौकरी थी। और ट्रेविस, अब आप देख लो, जो बाहर लगा होता है उस पर कोई छाया नहीं किसी तरह की प्रोवाइड की गई, इतनी धूप में वो लगा हुआ था। अब वो पाइप जल रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि चलो
खाना पूर्ति कर देते हैं, इसको जवाब नहीं देते। मैंने कहा लगाओ उसमें ट्रेविस में। अब जब वो ट्रेविस में जो है वो हमारे 4th क्लास ने उसको लगाया तो वो कहता जी ये ट्रेविस के अंदर जब ये मैंने लगाया ट्रेविस का आगे वाला वो, क्या कहते हैं उसको, पोल, तो वो कहता जी मेरे तो हाथ जल गए। जैसे तैसे वो गाय को अंदर लगाया, वो जो लगा के आ गया। अब मैं उठा, सिर पे कोई चादर, वो क्या कहते हैं उसको, कोई किसी प्रकार का रुमाल रख लिया, गर्मी बहुत थी। अब मैंने स्लीव चढ़ाया हाथ, मैंने कहा इसको टरकाना है, यूँ टरका देता हूँ। तो मैंने हाथ जो यूँ डाला हल्का सा और उसको कह दिया ले जा, भाग जाइए, क्या बन नहीं है, ध्यान से सुनना। अब वो हाथ इससे आगे मैं ले जाऊं भी क्या, जैसे ही मैं आगे ले जाऊं तो ये मेरा पोर्शन उस गर्म जो पाइप से टकरा गया। अब वो मेरे को भी जलन हो तो वो हाथ वैसे उतना ही रखा मैंने, यूं इधर उधर घुमा के यूं ही उसको बता दिया। चारों थनों में उसके राद आ रही थी, जो पस आ रही थी। अरे मैंने कहा ये कहाँ से पकड़ के लाया तू बेकार? कहता साहब मैं तो ये सोच रहा था शायद ये ब्याने वाली। मैंने कहा ये ब्याने वाली नहीं है और ये चारों थन खराब है, क्या करेगा इसका घर पे रख के? उसे उन्हें ले जाते उसको छोड़ दी। अब आप ध्यान से सुनना जरा बात, अच्छी तरह जांच नहीं किया, बाद में वो जानवर ब्याह गया तो वो आदमी उस जानवर को लेके हमारे पास आ गया और ये बात पूरे केसरी सिंहपुर में फैल गई। क्योंकि आपको पता है ऐसे लोग बहुत होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, आपको मिलेंगे आपके प्यारे बहुत सारे। अब उन्होंने वो दूसरी बात तो किसी को नहीं बताई कि भाई ये मिस्टेक इसकी गलती है, 12 बजे जानवर को इस धूप में ला के खड़ा करता है, मेरे को जांच करने दो। अब मैं अगर ये कहता कि भी इसको नहीं करते तो वो फिर जाके किसी न किसी के पास शिकायत करता। शिकायत होनी ही होनी थी दोनों बातों के अंदर, कहने का ये मतलब है। लेकिन ये मेरी गलती थी, वो शिकायत कुछ भी नहीं थी, ये बहुत गलत काम हो गया। जबकि ये किसी ऑनर की नहीं थी, लेकिन किसी उसको ऑनर को नुकसान नहीं हुआ। मेरा ये कहने का, मैं यहाँ क्यों ये मेरा प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, 4 बातों का ध्यान रखें। कभी बाहरी उसकी डिजीज़ को देख करके, जैसे मैंने देखा कि थनों में तो राद आ रही है, इसकी रसी है, ये कहेगा क्या बन होगी, मेरा ओपिनियन बाहर से लगा दिया। दूसरा, ऐसी अवस्था में टरकाने का प्रयास नहीं करें। 2, अब समय ऐसा है तो है, कोई इलाज नहीं आपके पास में, तो उसको निवेदन कर सकते हैं आप, लेकिन टरकाने वाला फार्मूला आप कभी नहीं करें। आपके जैसा इन्होंने यहाँ लिखा है कि इससे क्या होता है, पशु चिकित्सक की जो गरिमा है, जो उसको एक ठेस पहुँचती है, धक्का पहुँचता है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो लोग जो बड़े समझदार लोग हैं केसरी सिंहपुर के, तो उन्होंने वो इकट्ठे होकर मेरे पास भी आए, मैंने मेरी दास्तां बता दी। कहते हैं डॉक्टर साहब फिर तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कोई है तो मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास कोई थर्मामीटर तो है नहीं, और ये हाथ है, इस हाथ से कभी भी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा आपको, मैं यहाँ, तो वो लोग समझ गए कि भाई ये बात सही है। ऐसी अवस्था में इतनी गर्मी के अंदर जानवर को खड़ा करके, तो मैंने कहा जी यहाँ शेड बनवाओ आप, ताकि कभी ऐसा, अब 10 बजे के बाद तो इस शेड यहाँ ट्रेविस में जानवर को लाने का, ले जाने का मन नहीं करता हमारा। 10 बजे बाद आप इसको हाथ लगा के देखें। फिर इस बात को मान करके तो केसरी सिंहपुर वाले जो हॉस्पिटल वाले, उन लोगों ने बाउंड्री करवा के दी पहले तो, और फिर एक जो है छोटा सा पोल लगा के शेड जो है, अब तो हॉस्पिटल बहुत अच्छा बन गया हुआ है, नया हॉस्पिटल है वहाँ पे। जब मैं वहाँ पोस्टेड था, मेरी अपनी दास्तान जो है मैं, तो मेरा आपको ये दास्तान सुनाने का मतलब इतना ही है। ये मेरी पूरी सर्विस में ये मेरा पहला ऐसा चांस था मुझे, जो मुझे फेस करना पड़ा। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन 4 बातों से अवश्य जो है आप बचें, और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है हमारी वेटनरी जो है वो फील्ड के लिए और डिपार्टमेंट के लिए। एक डिपार्टमेंट का नाम कितना जो है वो, चलिए डॉक्टर का तो होता है, तो डिपार्टमेंट को लोग कहते हैं इस डिपार्टमेंट के डॉक्टर देखो कैसे। तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा इस पे जो है एम्फेसाइज कर रहा हूँ। तो अब जो है हमारे पास PCL का बना रहना, परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम,
पहला तो हमने ये देखा नॉर्मल में भी क्या क्या हो पाएगा, हो जाता है। अब जो है अगर वो बनी रहे PCL एन स्टेड ड्यू टू परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम, प्राय PCL की स्थिति पशु की ओवरी पर निम्न कारणों से होती है। पायोमेट्रा अगर हो गया, पस पड़ गई उसमें, मम्मीफिकेशन ऑफ फीटस हमने पढ़ लिया, मैसीरेशन ऑफ फीटस, मम्मीफिकेशन, बिना इन्फेक्शन के अब्जॉर्ब होना, बच्चा मर जाना अंदर, मैसीरेशन, सड़ना गलना जिसमें बदबू आती है, अन्य गर्भाशय की कोई और पैथोलॉजिकल कारण अगर बीमारी डिजीज़ है अंदर तो। गर्भित मादा पशु के प्राय जब प्रथम गर्भकाल अवस्था में पशु किसी प्रजनन अंगों से संबंधित संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं कारण अथवा गर्भाशय की पैथोलॉजी के कारण बच्चा गर्भ में मर जाता है, तो कार्पस ल्यूटियम अपनी यथास्थिति तब तक बनाए रखती है जब तक वह मरा हुआ मैसीरेटेड मम्मीफाइड बच्चा या तो बाहर नहीं निकल जाता या पुनः एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तथा इसी PCL के कारण पशु मद भी नहीं आता। तो ये जो है इसका कारण है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये लंबा है, इसको हम नेक्स्ट हमारे चैप्टर में उसमें लेक्चर में पूरा करेंगे और कुछ दवाइयों के बारे में, इनके बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। PCL को हम CL को नॉर्मल को कल फिर एक बार आपको समझा करके फिर PCL को दोबारा चालू कर लेंगे ताकि दोनों का आपको डिफरेंशिएशन जो है वो मालूम होती रहे। थैंक यू वेरी मच।